आप पर हंगामा आप लोग क्यों कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के नेता तो सामने आके कह रहे हैं कि कोई हिजाब पर हाथ लगाए तो हाथ काट देंगे, इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं सर। हाथ लगा दिया क्या सर हिजाब पर किसी ने? देखिए साहब, ये देश आज जो है दिमाग बदल गया है। जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। इसमें कोई बिना लाग लपेट के जो है कोई भी सोचने की आवश्यकता नहीं। अगर चिल्लाना लोगों ने देश के आम लोगों को विकास से महरूम घर में बैठ के इतनी जोर से बोलने का मतलब क्या है? आपको माइक से आवाज उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तरीके से व्यवहार ठीक है, आराम से शैलेंद्र जी आराम से फ्रेम से आउट हो रहे हैं आप बार बार। वो कह रहे हैं कि घर में बैठ के आवाज तेज ना बोले। नीरज जी सुन पा रहे हैं अच्छी तरीके से? ओके नीरज जी कहिए जी। मैं शैलेंद्र जी को ये कहना चाहता हूं कि आप मेरा सवाल भी आप इसमें जोड़ लीजिएगा कि हिजाब पर हंगामा आप लोग क्यों कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि इस पे कहीं कोई क्या सुरक्षा वाला माहौल बन गया है, क्या मुसलमान महिलाओं के साथ हिजाब को लेकर कोई बहुत बड़ी छेड़खानी कर दी गई, इस तरीके की स्थिति है क्या? अरे आपकी पार्टी के अंदर तो जब वो चुनाव प्रचार करते हुए महिला नजर आ रही थी उसके पीछे पोस्टर लगा दिया, ये भी एक स्थिति थी, ऐसा वीडियो भी सामने आ रहा था। तो इसको किस तरीके से समझे? क्योंकि इसको लेकर तो जी हाँ विपक्षी पार्टी की एक नीति सर, समाजवादी पार्टी के सर वो कार्यकर्ता थे। मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, मैं शैलेंद्र जी पे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे मित्र हैं शैलेंद्र जी। मैं शैलेंद्र जी से चाहता हूँ कि साहित्य बात करें। ऊंची आवाज तब बोली जाती है जब आप बिल्कुल साफ हो जाते हैं कि आपकी बात को कोई सुन नहीं रहा है। आप डरा के सुनाना चाहते हैं देश की जनता को, सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा। अब कोई मुद्दा ही नहीं रहा आपके पास। हम डरा के नहीं चाहते हैं। बाबा के संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, संविधान का निर्माण का कष्ट है जो हम। नीरज जी दो बातें करते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। आप कह रहे हैं कि डराना, ये डरा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हमको डराया जा रहा है, और फिर आप ये कह रहे हैं कि ये लोग डर गए। दोनों बातें कर रहे हैं आप। मेरा सवाल था हिजाब पर, आप इसको घुमा रहे हैं जी। नहीं, मैं घुमा नहीं रहा हूँ, मैं हिजाब पे ही बोलता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री जी का विचार था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक छोटी बच्ची कोई कपड़ा पहन के अपने मजहब का स्कूल में जाती है या सड़क पे जाती है और आपको उससे कोई आपत्ति है तो आप उसके लिए क्या सड़क पे 50 लोगों को भेज देंगे आंदोलन करने के लिए? आपकी सत्ता है कर्नाटक में, आप उस बच्ची को बुलाकर, उस बच्ची के समाज के लोगों को बुलाकर एक बंद कमरे में उस पर कोई निर्णय ले लेते और वो समाज उस निर्णय को स्वीकार कर लेता। यह हमारी प्रथा रही है भारत की। यहाँ जब झगड़ा होता है तो न्यायालय में बात में जाता है, पहले उसकी कोशिश की जाती है घर में निपटाने की। लेकिन नहीं, आप इस झगड़े को इस तरीके से बढ़ा देंगे कि हिजाब पर कोई हाथ लगाएगा तो हंगामा हाथ काट दिया जाएगा, इस तरीके से हंगामा आप लोग बढ़ाते हैं सर। आप ही के नेता कहते हैं, कमेंट करते हैं मजहब का मामला, मेरे मजहब का मामला है, मैं तिलक लगाऊं तो मुझे कोई नहीं रोकेगा, मैं तिलक लगाऊंगा। मैं सर किसको रोक दिया? उत्तर प्रदेश के अंदर बताइए किस महिला को हिजाब पहनने से रोका गया? बताइए आप, एक एग्जांपल आप बता दीजिए, एक उदाहरण दे दीजिए आप। में तो उसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है लगातार। भाई कर्नाटक का मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्यों आया और कौन लेके आया? अरे सर वो अपनी पिच पर आपको लेकर आया, आप आ गए, आप फंस गए, ये भी तो स्थिति है ना। एक की पिच पे नहीं लेके आया। देखिए, देश प्रदेश में चुनाव हो रहा है, 5 साल के बाद चुनाव हो रहा है और आगामी 5 वर्षों तक जो जनता को चाहिए उसके बारे में बात होनी चाहिए। आप बोलते कि हम आपकी बात बोल देते ना कि हम 4 करोड़ रोजगार देंगे, अच्छा था ना, कम से कम बोलते तो सही आप नहीं बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं हिजाब पर, आप बोल रहे हैं। ठीक है संदीप जी जवाब दीजिए, केवल हिजाब पर बात हो रही है, हिजाब को लेकर ही राजनीति है, जो बुनियादी मुद्दे उस पर बात नहीं करेंगे आप? देखिए, होना नहीं चाहिए होना चाहिए कि हम बुनियादी मुद्दों पे बात करें। हम अपने देश की उन्नति, अपने घर की उन्नति के लिए बात करें और उसके ऊपर बहस हो बैठकर। अब सुन लीजिए, वरना कहेंगे कि शैलेंद्र जी की तरह चिल्ला रहे हैं। जी जी देखिए, पहली चीज हिजाब को लेके मुझे लगता है कि जानबूझ के विपक्ष ने इसको इसलिए आग दी क्योंकि जब कोई मैटर कहीं ना कहीं कोर्ट में होता है तो उस पर बयानबाजी नहीं करना चाहिए। लेकिन विपक्ष के लीडर्स ने, क्योंकि उन्हें लगा कि यूपी में इलेक्शन हो रहा है और इसके नाम पर कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति की जा सकती है और धर्म विशेष के लोगों को भड़काया जा सकता है, इसलिए जानबूझ के लोगों ने बयानबाजी की इसके और उसको कहीं ना कहीं भड़काया। दूसरी चीज, हिजाब को लेकर ये लोग इतनी वकालत कर रहे हैं। मिशनरीज स्कूल में कितनी मुस्लिम बच्चियां हिजाब पहन के जाती, क्या उन्हें कोई समस्या रही आज तक? दूसरी चीज, डिस्को या बियर बार में आप जाते हैं, कितनी लड़कियां हिजाब पहन के जाती हैं? क्या बोल रहे हैं? ऑफिस में जाती हैं, कितनी लड़कियां हिजाब पहन के जाती हैं? और हिजाब पहन के जहां मदरसों में बच्चियां जाती हैं वहीं सबसे ज्यादा शोषण होता है, उस पर आप बात नहीं करेंगे। देखिए, अरे बात कर रहे हैं भाई,
फिर कहोगे कि सैलेन जी की तरह चिल्लाते हैं, फिर कहोगे कि माइक से आवाज आती है, फिर कहोगे कि आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। अरे 2 मिनट धैर्य से सुन लो, अरे सुन लीजिए 2 मिनट धैर्य से, काहे को भड़बड़ाने लगे। उनका कहना है कि आपने केवल मुद्दा बनाया, आपने केवल इस तुष्टीकरण के जरिए राजनीति करने का प्रयास किया और इसको बुनाने की कोशिश की सेकंड फेज के चुनाव को लेकर। तो क्या बुर्का पहन के महिलाओं को बीजेपी ने निकाला था? क्या ओवैसी ने भाजपा के कहने पर बयान दिया था? या जो मुस्लिम नेता या जो सपा के नेता कह रहे हैं कि हम हाथ काट देंगे, उन्होंने भाजपा के कहने पर बयान दिया था? आप जानबूझ के तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए बयान आप लोग इस तरह के दे रहे हो। आप लोगों को खुद पता है कि जब तक भड़काएंगे नहीं तब तक हम अपने वोट बैंक को एकजुट नहीं कर पाएंगे। जबकि आप अगर प्रैक्टिकली देखो, देखिए धार्मिक संस्थानों में आप उसको कहीं ना कहीं 100% आप उसको इंप्लीमेंट करिए, लेकिन शैक्षणिक संस्थाओं को तो कम से कम राजनीति से दूर रखिए। ये देश का किसान डिस्को में जाने के लिए क्या किसान को भी बुर्का पहनाएंगे यार? किसान कहां से आ गया बुर्के के मुद्दे में? नहीं, हर जगह बुर्का ही दिखता है, हर जगह किसान ही दिखता है। अरे बुर्के की बात कर लीजिए, अरे आपका और जयंत चौधरी का बस चले तो आप किसान को भी बुर्का पहना दो। अरे आप तो इतने राजनीति के लिए गिर चुके हो। अरे जो जाटों का नहीं हुआ वो क्या मुसलमानों का होगा? जो अपनी जात बिरादरी का नहीं हुआ वो मुसलमानों का क्या होगा? अरे राजनीति के लिए दूसरों के ठेकेदार मत बनिए, पहले कम से कम आप एक व्यक्ति के साथ खड़ा होना सीख लीजिए। ठीक है, ओके सर, मैं आ रहा हूं सर। नीरज जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया, फिर आप कहेंगे कि विरोधी पार्टी के नेताओं को आप सुनते नहीं है। देखिए मैं सुन रहा हूं आपको लगातार। इस बीच बड़ी जानकारी भी देते, प्रियंका गांधी ने लोगों से वोट देने की अपील की है। थोड़ा लेट हो गई वोट अपील के लिए। विकास और उन्नति के लिए मतदान कीजिए, क्योंकि तमाम चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, नई राजनीति के लिए अपना वोट डालिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि नई राजनीति के लिए अपना वोट डालिए। प्रियंका गांधी ने लोगों से वोट देने की अपील की है। संजीव जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि हिजाब का जिक्र आपने भी किया और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर चुनावी मैदान में बनाने का प्रयास जो है वो बीजेपी ने किया हो, लेकिन विरोधी दल के नेता भी इसको लेकर कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। वो और ज्यादा इसमें आग में घी डालने का प्रयास करते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के हाथ काट देंगे, हिजाब पर हाथ लगाया जाएगा तो। देखिए, मैंने कहा कि हम हिंदुस्तान के लोग धर्म और जाति पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, राष्ट्रवाद पे भी वैसे ही सेंसिटिव होते हैं और बहुत जल्दी त्वरित प्रतिक्रिया देते हैं। ये हिजाब का मसला यदि वहाँ से निकल करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में आया है तो उसके भी राजनीतिक मायने हैं। उस हिजाब पर जितना एग्रेसिव ओवैसी साहब है, जाहिर सी बात है कि उसके कुछ राजनीतिक मायने हैं। और ओवैसी साहब का यदि आप इतिहास निकाल के देखेंगे तो ओवैसी साहब जहां जहां गए हैं भारतीय जनता पार्टी को उससे लाभ हुई है। ये आंकड़े बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूं जी। आपने देखा, मेरा सवाल है संजीव जी से। अरे कर लीजिएगा साहब। गांधी क्यों हार गए? अमेठी में ओबीसी साहब नहीं गए थे, राहुल गांधी क्यों हार गए? इसका जवाब दीजिए। अरे सुन तो लीजिए, यदि बिहार में ओवैसी साहब नहीं होते तो दूसरे पार्टी की सरकार होती है अभी तक। आप जानते हैं पूर्वांचल, सुनिए तो सही, अब सुन तो लीजिए पहले, बोल ठीक है, आपके सवाल का भी जवाब देंगे हम। बिहार में हमने देखा कि पूर्वांचल की वो जो 8-10 सीटें ओवैसी साहब के खाते में गई, उसके वजह से पूरा समीकरण बिहार का कैसे ध्वस्त हुआ, वरना आज किसी और पार्टी की वहां पे सरकार होती। तो भारतीय जनता पार्टी की यह रणनीति रही है, जहां कहीं भी ओवैसी साहब जाएंगे और इस तरह से एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे, जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति वो भी करते हैं, कहने का इसमें कोई गुरेज नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां बहुसंख्यकों को लेकर के जितना एग्रेसिव होकर करती है, उसी तरह से ठीक उसके विपरीत ओवैसी साहब करते हैं। इस बीच में लाभ दोनों को, एक दूसरे को ही लाभ पहुंचाने की बात होती है, बीच में विपक्ष करता हुआ दिखाई देता है। यहां भी कोशिश यही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सारी कवायद यह है कि यह ध्रुवीकरण हो और ध्रुवीकरण के आधार पर लोगों का वोट बने। लोग किसको वोट करेंगे खूब जानते हैं और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को लाभ में उसमें दिखाई दे रही है। लेकिन मूल बात यह है कि इस बार के चुनाव में मैं बिल्कुल होशो हवास में कह रहा हूं कि अन्य चुनाव की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में ये सारे समीकरण, ये सारी जो बवाली मुद्दे हैं वो सारे एक तरफ है। लोग बहुत